नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपना बेस्ट दे रहे होंगे और सारे क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर का यह पहला क्लास मैथ का लिया जा रहा है ना, यह पूरा का पूरा मैथ हम इसमें समाप्त करेंगे। आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी हो सकते हैं हमारे साथ बने रहिए। अगर ऊब जाते हैं तो 1 घंटे बाद ही समाप्त कर देंगे, लेकिन हम पूरा इसमें इतना कवर कर देंगे, पूरा का पूरा मैथ 1 घंटे में महामैराथन के रूप में इसमें हम कवर करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर का पूरा बेसिक, मतलब बेसिक तो हमने खत्म कर दिया है, प्लस मैराथन भी लगा दिया था। थर्ड सेमेस्टर की मैराथन आज सुबह आए थे, अगर आप देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, दोपहर में, अन्यथा देख लेंगे। और जो प्रशिक्षु यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनसे कहेंगे भैया एक आपके लिए क्लास आने वाला है 5 बजे। तो आज संडे है तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने सोचा मैराथन लगा दें फोर्थ सेमेस्टर का भी, लेकिन कहें कि अभी नहीं, उसको कंप्लीट होने देते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपके संबंधी हों तो आप उनसे आग्रह कर दीजिएगा, मतलब खुद जुड़ जाएं। उसका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ हमने कंप्लीट करा दिया है। कल से स्टार्ट होगा फोर्थ सेमेस्टर का साइंस और फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस, ठीक है। इसके बाद एसएसटी जो बचा हुआ है थर्ड सेमेस्टर में वो चलेगा। बस यही चलेंगे और सारे सेमेस्टर, मतलब सारे मैराथन हमने खत्म कर दिए हैं। बस आप अपने बिल्कुल जुनून से पढ़ते रहिए। और यूपीटेट की तैयारी करनी है, उसके भी क्लास सारे हमने लगा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, आप स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सारे के सारे वही सारी चीज़ें रहेंगे जो पुराने हैं, बस थोड़ी सी हम लोग स्पीड में चलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बेहतरीन तरीके से, सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। बस इसमें यही देखना है कि आपके पास कितनी प्रैक्टिस हो पा रही है। तो चलिए, जितने भी लेक्चर हैं सबके सब आज ही खत्म कर देंगे। पहला प्रश्न फटाफट सॉल्व करिएगा। 125, 125, 220, 125, 220 और 275, 275 का लस बताइए। क्या बताना है? लस बताना है भाई, फटाफट बताइए। दूसरा प्रश्न करिएगा। 101 या फिर 200 ले लीजिए। 200, 250, 250 और 300, 300 का लस बता दीजिए। लस बता दीजिए फटाफट मेरे मित्रों। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद क्या करेंगे? 101 तीसरा, 101 इसमें क्या बताना है? मस बताना है। 101, 901, इसके बाद 1111, इसका भाग विधि से मस बताइए। भाग विधि से मस बताना है आपको। मस बेसिक चीजें हमने पढ़ा दी हैं भाई, इसमें बेसिक सी कोई बात नहीं होगी, बस आप चलते चलिए। चौथा प्रश्न करिएगा फटाफट। 625, 625 एंड 3125, 3125 एंड नेक्स्ट है जो 15,625, किसका क्यूब है? 25 का क्यूब है भाई, याद रखना है। 3125 जो है 25, 25, 25 का गुणा इसमें कर देंगे एक बार 5 का ना। 5 5 25 को 5, 5 10 दोबारा को 2, और इस तरह से कर सकते हैं 5 36 31, मतलब कि एक तरह से करिए 625 से 5 का गुणा करेंगे तो यह मिलेगा। चलिए इसमें क्या बताना है आपको? इसमें म से बताना है, इसमें भी म से बताना है। अब इसमें यह नहीं बोला है गुणनखंड विधि से बताइए या फिर भाग विधि से बताइए, तो आप दोनों में से कोई विधि से लगा सकते हैं। अन्यथा अगर बोला रहेगा गुणनखंड विधि भाग विधि तो वही अप्लाई करने हैं आपको। हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा 5वें नंबर का। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिसे जिससे जिससे 590, 590, 900, 590, 908, 590, 908, इसके बाद 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 1014 को भाग देने पर समान शेष बचे। समान शेष बचना चाहिए, समान शेष बचे भाई बताना है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है तो जाहिर सी बात है म सही निकालेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न बोला 125, 220 और 275 का लस बताइए। 275 का लस बताएंगे। देखिए इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें इसे भाई इस प्रकार से तोड़ें, ऐसे तोड़ दें तो देखिए 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब हो गया यह। और यह देखेंगे 220 का मतलब क्या? 220 का मतलब 22 गुणे 10, 22 गुणे 10 का मतलब क्या? 20 गुणे 11, 20 गुणे 11 में 11 एक अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 2 के पावर 2 हो गया। देखो 5 चौके 20, 20 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा कि नहीं हो गया भाई? देखना 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 का गुणा 11 में कर लीजिए, 11 दूनी 22 यानी 220 आ गया। इसी तरह 275, 275 का मतलब क्या? 275 का मतलब 25 दहा में 250, 25 दहा में 250, इसमें 25 और यही तो बोल रहे हैं 25 का गुणा अगर 11 में कर लेंगे तो 275 मिल जाएगा। 25 दहा में 250,
25 11, 25 का गुणा 11 में करेंगे तो 275 मिलेगा। तो याद रखना भैया 25 मतलब 5 का स्क्वायर गुणे 11, इस प्रकार से सोचना है हमें। अब देखना यहाँ 5 की पावर 3 है, लॉसा निकालना है, तो लॉसा में याद रखना है सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 वाला हम यहाँ पे ले लेंगे मैक्सिमम पावर। अब 2 है, 2 इसमें है, 2 सब में है, सब में नहीं है फिर भी ले लेंगे क्योंकि लॉसा निकालना है। 2 का मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, 11 का मैक्सिमम पावर 11 की पावर 1, बस गुणा कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखना 5 बजे 25 25 125 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 11, इस 11 को निठल्ला है 11 का गुणा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले 4 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 1000 मिलेगा, कितना 25 400 और 25 चौका 100 500, 500 गुणे 11 कर लीजिए, 11 पचे 55, 5500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 200 250 और 300 का लस्त निकालिए, या आप लोग निकाल सकते हैं, इसको छोड़ रहे हैं हम। इसको देखना 101 का 901 से भाग करिए, भाग विधि से बताना है, पहले भाग कर लेंगे। कितने बार में जाएगा 8 बार में, 8 एकम 8 8 शून्य शून्य 8 एकम 8, 11 में से 8 गया भैया 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा भैया 9, 9 का 9 उतर जाएगा छप जाएगा यहाँ 0, फिर 101 से काट लीजिए। तो देखिए भाई इसको ऐसे कर लेते हैं, कितने बार में गया, एक बार में गया 93 हो गया, 93 7 1 8 बचेगा, अब 8 से काट लीजिए 93 को, कितने बार में जाएगा 8 8 64 8 9 72, 8 9 72 8 10 में 80, पहले एक बार ले जाइए भाई, 8 आ गया, एक बार ले जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 3 उतार लीजिए, फिर कितने बार जाएगा 8 एकम 8, 8 मतलब कितने बार जाएगा 5, 2 इधर 3 इधर 5 बचा, 5 से 8 को काट लीजिए, एक बार में गया 5, यहाँ पे 3 बचा भाई, कितना जा रहा है 3 आ गया, फिर 5 से काटिए 3 एकम 3 2 बचेगा, फिर 2 को 3 से काटिए 2, फिर यहाँ पर 2 आएगा तो 1 बचेगा, एक भैया एक ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। 2 जाएगा तो एक बार में 2 बार में 2 और यहाँ पे कट्टम पुट्टम 1 बचा ना, यही एक जो है 111 को भी काटेगा, 1 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 मतलब इतनी बार जाएगा कट्टम पुट्टम, मतलब इस तीनों का जो मसा होगा 101 का 901 का और 1011 का, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो एक इसका मसा हो जाएगा। बस ये चीजें याद रख लेना है आपको, ऐसे निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, तीनों की रेज कर देते हैं हम ऊपर। अगला प्रश्न देखिए 625 3125 और 15625 का मसा बताइए। तो देखिए 625 लिख दीजिए, 3125 लिख दीजिए और 15625 लिख दीजिए, 15625 लिख दीजिए। जो बच्चा हमारा लेक्चर देखा होगा पूरा का पूरा उसे क्यों भी याद होगा 25 तक कम से कम। 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4, 5 पचे 25 पचे 125 25 625, और 3125 का मतलब होता है 5 की पावर 5, 625 में 5 का गुणा करेंगे ये मिलेगा, और 15625 का मतलब होता है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कहिए या फिर 5 की पावर 6 कर दीजिए, 5 की पावर 6 कह दीजिए, 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 गुना मतलब 5 3 गुना 6, 5 की पावर 6। अब इसमें हमने बताया था मसा में सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू वो लेते हैं जो कॉमन हो जाए, समझ रहे हो, सबसे छोटी सी मतलब सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू जो सब में कॉमन हो। तो भैया 5 की पावर 4 इसमें भी है, 5 की पावर 4 इसमें भी है, 5 की पावर 4 इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 यानी कि 625। 625 एक ऐसा वैल्यू है जो इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा और इसे भी काटेगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 590 908 और 1014 को भाग देने पर समान शेष बचे, यानी 590 908 और 1014 इनमें क्या बताना है, यह बताना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 590 908 1014 को भाग देने पर समान शेष बच जाए। भैया समान शेष बचाने के लिए इसमें सबसे पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा इसका, तो गुणनखंड कर लेते हैं, देख लेते हैं, चलिए काटते हैं ऐसे, इस वाले से करते हैं। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 9 18 2 5 10, यह कितना भैया 2 चौके 8, और जब तक कटेगा समान एक ही नंबर से जब तक कटेगा तब तक काटते रहना, बस यही करना है। 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना 1 बचा, 2 5 10 2 चौके 8, 2 5 10 और 0 2 7 14। कभी कभी के बच्चे पता है कैसे करते हैं, 2 5 10 काटेंगे 2 7 14 काटेंगे, 2 5 10 2 7 14, ई क्या हो गया भाई, इसमें एक नहीं जा रहा तो 0 तो लगाना पड़ेगा, ये गलती मत करना। अब देखिए किससे कट रहा है, अब कोई नंबर बताइए किसी से कट रहा है, भाग देने पर समान शेष बचे, कौन सा ऐसा नंबर है भाग देने पर समान शेष बचे, भाई देखना 2 से कटेगा ना, कटेगा 2 से नहीं कटेगा, और किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 5 7 3 10 2 12, 5 4 9 9 1 10 3 13,
नहीं कटेगा। 5 दूनी 7, 7 14, 1 15 नहीं कटेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर है, अगर दो से कहें, 2 से भाग दिया जाए, किससे कटेगा भाई? और बताइए, 45 है, 4 है, तो ये 2 से कटेगा सिर्फ, मात्र यही राइट आंसर होगा इसका। 2 से ही काटो इसे, बस 2 से काटिए, समान शेषफल पाइए। 1014 है, 908 है, 590 है, और किसी से नहीं कट रहा है, देख लो किससे कट रहा है। भाग देने पर समान शेषफल, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 590, 908, 1014 भाग को भाग देने पर, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम म स ही निकालते हैं दोस्तों। तो म स मतलब कि 2 आ गया, इस सब में कॉमन 2 ही नजर आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। देख लो आप, अगर इसका ब्रेक करेंगे, अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 1 मिनट देखना, इसको ब्रेक करेंगे तो कितने में ब्रेक होगा देखना। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 3 बचा, 5 पचे 25, 3 5 7 35, 5 पचे 25, 5 7 35 और 5, ऐसे ब्रेक हुआ, बस 57 बचा, गुणे 5 हुआ। यहाँ पे देखना, इसको 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, यहाँ से 2 हो गया। अब इसको काटिए, 7 2 9 2 11, नहीं कटेगा भैया। इसके बाद देखिए, यह देखिए ये किससे कट रहा है, 7 3 10, 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 का गुणा करिए, 3 एकम 3, बचा 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 169 आ गया। 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी 13 के पावर 2 कह लीजिए। अब यहाँ पे देखना, 2 27 मतलब कुछ कॉमन नहीं है, देख रहे हैं, मात्र 2। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से अगर सारे वैल्यू को काटें, इसको इसको इसको, तो समान शेषफल बचेगा। समान शेषफल बचेगा भाई। अच्छा, समान शेष बचने की बात कर रहा है भाई, नहीं आप, 1 मिनट रुक जाना। समान शेष बचने की बात कर रहा है ना, किस वैल्यू से काटा जाए कि समान शेष बचे, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रुक जाओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 590, 908, 1014 को काटें, भाग दें तो समान शेष बच जाए, है ना। तो क्या हो सकता है भैया, 590 से अगर काटते हैं, देखिए 590 को अगर ब्रेक करें तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, इसमें ल सही लेना पड़ेगा, रुक जाइए। 290, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 बचा, 2 पचे 10 हो गया। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 चौके 8 यहाँ पे बचा। यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 और 0, 2 7 14 हो गया। इसको काट लीजिए, और तो इसको और तोड़िए, 2 रहने दीजिए, इसको और तोड़ेंगे कितना बचेगा, 5 पचे 25 और 5 7 5 पचे 25 हो गया। अच्छा, 4 बचेगा, 5 9 45, 59 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखना 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद 2 से तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14 आ जाएगा यहाँ पर। 7 2 9 2 11। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भैया ये कटेगा 3 से, यानी 3 दूना 6 गुणे, यहाँ पर देखना कितना बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और कितना बचा, 3 3 त्रिका 9, 3 9 27, 1 मिनट, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27 ना, क्यों 20 बच रहा है, ये आएगा, मतलब 6 गुणे 13 के पावर में 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से यह मिल रहा है 2 दूनी 4 गुणे 227 मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है, 5 दूना 10 गुणे 59 मिल रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जिसमें समान शेषफल बचे, ठीक है। सब में समान शेषफल, यानी जो 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 ना, जो 2 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी 3 गुणे 2, तो इसमें भी 2 आ रहा है, 2 को कॉमन कर लेंगे, यही 2 बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 सब में बच जाए? 1 मिनट रुकना, इसमें मेरे को लगाते हैं ना, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लगा दीजिए भाई इसे, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगला पे चलते हैं, थोड़ा सा डिले नहीं होना चाहिए भाई, अगले पे चलिए। ऐसे न्यूमेरिकल और हैं, हम देख रहे हैं इसको। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार कितना होगा भाई? 18 केजी बोल रहा है, और बोल रहा है 45 केजी, और बोल रहा है कितना, 36 केजी, 36 केजी। बोल क्या रहा है, मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी, 36 केजी के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बताइए। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार कितना हो सकता है? अगर प्रत्येक थैले की अधिकतम भार की बात करें, अधिकतम बोल रहा है मतलब कि हम क्या निकाल दें भैया, पहले इसका हम क्या निकाल दिया जाए, अधिकतम भार की बात कर रहा है ना, तो आप बताओ क्या निकाला जाए इसका? HCF ही निकाला जाएगा, HCF निकाल लीजिए। 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 छक 18 और यहाँ पे 15 3 45 और यहाँ पे 3 एकम 3 दूना 6, फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6,
3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी अधिकतम भार क्या होना चाहिए? 9 kg होना चाहिए। 3 × 3 = 9, अधिकतम भार 9 kg होना चाहिए। बोला जा रहा है एक कोई दुकानदार है जो कि 18 kg, 45 kg, 36 kg क्या कर रहा है भैया? वो 3 थैले बना रहा है। मालिक एक है फैक्ट्री का जो कि 3 थैली बना रहा है रसायन का। अब बोला है कि अधिकतम अगर देखा जाए वह रसायनों को समान भार से तौलना चाहता है, छोटे छोटे बनाकर समान भार से तौलना चाहता है। तो अधिकतम भार वाला थैला कौन सा होगा? तो अधिकतम भार वाला होगा 3 × 9, 9 का होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आ गया। चलिए भाई करिए इसको। x/y -7 की वैल्यू बताइए। -7 की वैल्यू बताइए। दूसरा बताइए, एक क्या बीजी व्यंजक 3xy प्लस में 7/2 और मतलब इतना में अंतर बताना है, इतना माइनस करना है आपको। 3xy प्लस में 3xy 7/2 और 3yx 7/2 में अंतर यदि नहीं तो क्यों? क्या बीजी व्यंजक इतना का अंतर है भैया? देखो यहाँ पर yx कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। आराम से कर सकते हैं, 7/2 कर दिया बस। बता दो भाई, अंतर बताना है। बताओ आप। देखो यहाँ पे xy की, यहाँ पे yx किया, कोई अंतर है? कुछ नहीं, 0 बचेगा। आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। x + y का स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y² है। तो बताना है क्या है आपको? x² + 2xy + y क्या बोल रहा है? प्लस y की पावर 1, 1 मिनट रुकना, नहीं यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1 अपन नीचे 2xy दिया है, ऐसे कुछ दिया है। रुकना, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना भाई, स्क्वायर है। नीचे क्या होगा? x + y। बताओ, इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका 9 होगा राइट आंसर ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 2x - 7y माइनस में -9x प्लस में y। भाई थोड़ा फास्ट चलेंगे तभी जाके ख़त्म हो पाएगा। 1 घंटे में फिनिश करना है ना, थोड़ा सा फास्ट करिएगा सभी बच्चे, आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रहा है। x और y का योगफल बताइए भैया। x और y का योगफल x + y हो जाएगा। दोनों असमान है राशि, है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। विजातीय व्यंजक हैं, आपको बताना है। 3x² 3yx² और यहाँ पर 3x × xy। बताना विजातीय व्यंजक कौन सा है इसमें? अलग जात का, मतलब अलग हो, जो सबसे अलग हो। तीसरा देखिएगा, 2x + y - z माइनस 3x + y + 2z का मान बता दीजिए। बताइए फटाफट भाई। अगला प्रश्न, चौथा नंबर का, 5xy प्लस में 3z माइनस में 2x माइनस 2z -3y। इसको बताइए। यहाँ पे 2z है -3y है। बताइए फटाफट। देखिए इसमें क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए। x -7y/y, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखना, यह देखिए xy है या yx है, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। चाहे 5 × 2 करिए, चाहे 2 × 5 करिए, दोनों कट जाएगा, 0 आ जाएगा वैल्यू। इसमें देखना x + y² बराबर इतना है, तो आपको नीचे x + y दिया है, आपको पता है x² + 2xy + y² x + y की वैल्यू बताना है। भाई इतने के बराबर इतना है, तो आप लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर बटे के x + y की पावर 1 है, ये इससे गया, तो क्या बचेगा? केवल x + y ही बच जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है भाई? 2x - 7y -9x प्लस में y इंटू करके है 101 माइनस में x। बताइएगा। इसको करिए। देखिए 2x है, ध्यान से करना है, बॉडमास रूल फॉलो कराना है इसमें। 7y माइनस, पहले हम इसको तोड़ेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो इस y से गुणा हो जाएगा, यानी कि -9x प्लस में 101y माइनस में xy। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें देखना है, इस ब्रैकेट को भी तोड़ेंगे, तो 2x - 7y अंदर की तरफ है, माइनस के साथ गुणा करा दीजिए सब में, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +9x। इस माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में 101y, इस माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में xy। ठीक है भाई, प्लस में xy। अब सबको फिर से बाहर निकाल दीजिए। 2x, इस माइनस को गुणा करा दीजिए सब में, -7y माइनस में 9x प्लस में 101y माइनस में xy। देखिए भाई,
यहाँ पे y वाला है, यहाँ पे y वाला है, तो इन दोनों को साथ ले लेंगे और x वाले को एक साथ लेंगे, तो -9x प्लस 2x -7x हो गया। अब -7y प्लस 101y, प्लस वाला ज़्यादा है तो इसमें से 101 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 104 होगा, सॉरी 94 होगा, प्लस 94 y हो गया और -xy बच गया। बताना भाई, ठीक है ना, ठीक है ना मामला। तो ये आपका राइट आंसर होगा, इस तरह से कह लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 3x स्क्वायर 3yx स्क्वायर 3xy। तो आप देखो x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ भी x स्क्वायर y है, यहाँ भी x स्क्वायर y है, यहाँ पे x स्क्वायर गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर y, मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, समान राशियां हैं, बस ये बताना है समान चर राशि हैं। यहाँ पे देखना 2x प्लस वाई माइनस जेड, तो लिख लीजिए 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x, तोड़ लीजिए ब्रैकेट को, माइनस वाई और माइनस 2z, गुणा करा दीजिए माइनस का भाई। तो देखिए क्या क्या कट पिट रहा है, देखिए 2x है, यहाँ पे -3x है, तो -x बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, यहाँ प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, कट्टम कुट्टम, यहाँ पे -z, यहाँ पे -2z, तो -3z आपका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, 2 चैप्टर फिनिश हो गया भाई, प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे बस हम लोग, इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में, कदापि नहीं आएगा, आप लोग अपना भ्रम न बनाएं भाई। 3z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y। देखिए पहले इसको तोड़ लेंगे, पहले 5xy लिख लीजिए बाहर जो है, प्लस में 3z माइनस इसको करेंगे तो भैया इसको इसी तरह रख दीजिए, 2x माइनस का गुणा करा दीजिए, पहले इसमें है, अच्छा अंदर भी है एक, अंदर अच्छा 2 बना दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2x 2 बार दे दिया है क्या भैया, ये एक ही बार है ना, ये एक ही बार है 2x, इसको आप ना यहाँ से हटा लीजिए, ये 2x एक ही बार है या माइनस है, ठीक है ना, एक ही बार है, -2x माइनस, इस माइनस का गुणा कराइए इस वाले में पूरे में, तो कितना होगा, माइनस का 2z और प्लस का 3y, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इस माइनस का फिर से गुणा करा लीजिए सब में, यानी 5xy प्लस में 3z, माइनस गुणा कराएंगे तो -2x प्लस में 2z प्लस माइनस में 3y। अब इस प्लस का गुणा करा सबको बाहर निकाल दीजिए, xy प्लस में 3z माइनस में 2x प्लस में 2z माइनस में 3y। अब कर लीजिए जो समान राशि है एक तरफ कर लीजिए उनको, देखिए 3z है, यहाँ पे 2z है, 3 और 2 कितना होगा, 5xy तो पहले से है, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, प्लस 5z हो गया, -2x माइनस 3y, तो -2x माइनस 3y, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए अगला चैप्टर क्या है, अच्छा अगला चैप्टर आ गया भैया प्राकृतिक संख्या वाला। प्राकृतिक संख्या आपको पता है भैया, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट यानी n तक जाती हैं, नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। और होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, लगभग बहुत लंबा तक जाता है ना। तो याद रखेंगे भैया, इसमें पूछा गया प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या माइनस वाला नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। बटा वाला अगर है प्राकृतिक संख्या तो कट जाना चाहिए पूरा का पूरा, अगर बटे में है तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, मतलब कि अगर 1/2 है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, अगर 1/4 है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, अगर -1/4 है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखना है। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हो वही हमारी प्राकृतिक संख्या होगा, वो भी प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी माइनस में होती हैं क्या, नहीं होती हैं, याद रखना है। और बटे में भी नहीं होती हैं पूर्ण संख्याएं, जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 होती हैं, इस बात को याद रख लेना है। निम्नलिखित में से पूर्णांक को छांटिए। भैया पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो नंबर लाइन पे शो किया जा सके। पूर्णांक का मतलब पूरी तरीके से अंक, मतलब कि नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है और इधर माइनस की संख्या इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे माइनस की संख्या प्लस की संख्या दोनों की दोनों पूर्णांक होती हैं, इस बात को याद रखना है। मतलब कि -1/4 की बात करें तो यह पूर्णांक हो जाएगा -0.25, माइनस अगर करें -1/2 तो इसका मतलब 0.5, यह भी हमारा माइनस वाला पूर्णांक होगा, पूरी तरीके से कट गया। लेकिन अगर यही 1/3 लिख दें मित्र तो यह पूर्णांक नहीं होगा, चाहे माइनस में लिखें चाहे प्लस में लिखें, अभी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.3333 ऐसे आता चला जाएगा, तो पूर्णांक नहीं आता है, इस बात को याद रखना है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताना है आपको। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, है ना। परिमेय संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो खुद से कटते हैं 1 से कटते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहती हैं। भाज्य संख्याएं मतलब 2 से ज्यादा नंबर से कटे, 2 से अधिक नंबर से कटने वाले संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, और अभाज्य मतलब सिर्फ 2 से कटे। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके,
है ना, इस वाले को, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 1/4 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, लिखेंगे कहेंगे 0.3333 परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसी का एक रूप तो यह है। अगर कहेंगे 1/6 परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी को बोलेंगे कि बताइए भैया यह परिमेय संख्या है 0.18, अच्छा 1 मिनट, 6 से एक बार में कटेगा, फिर देखिए एक बार में कटा, 4 बचेगा ना, 6 का 36, 6 का 36, 0.16, यह रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं 2/3 की बात कर लें, 2/3 की बात करें, 2 3 6, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे चलता चला जाएगा। यह भी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, √6 परिमेय संख्या नहीं है, √7 परिमेय संख्या नहीं है, √71 परिमेय संख्या नहीं है, √25 परिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू 5 होती है, √4 परिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, √36 परिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू 6 होती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। 0 परिमेय संख्या है क्या भाई? 0, बताइए 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है बिल्कुल, क्योंकि नंबर लाइन पे से हम शो करते हैं ना यहाँ पर, तो 0 परिमेय संख्या है, याद रखना है भाई। निम्नांकित में से पूर्ण संख्याएं ज्ञात करिए। भाई पूर्ण संख्या √2 नहीं होगा, 0 पूर्ण संख्या है, -1 भी पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या है। अच्छा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या नहीं, हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। सारे के सारे हम परिमेय संख्या की बात कर रहे थे अभी। पूर्ण संख्या का मतलब क्या? देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, दिया है ऑप्शन में 0, -1 और √2 और दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमारा जो 0 है ना, यह क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल यही पूर्ण संख्या है, यह सब नहीं है पूर्ण संख्या, याद रखना है। पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या 501, 502, 503 इस तरह से होगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर 20 और इतना का क्रमागत संख्या बताइए। भाई देखिए क्रमागत संख्या वाला, क्रमागत संख्या मतलब जो क्रम से आए कंटिन्यूअसली, है ना। अब इसमें दो चीज है, हम आपको गुणा का तत्सम बताते हैं और योज्य तत्सम बताते हैं। योग का तत्सम किसे कहते हैं, गुणा का तत्सम किसे कहते हैं, पूछा जाता है ऑप्शन में। योग का तत्सम याद रखेंगे, योग का तत्सम का मतलब होता है, योग का तत्सम, योग का तत्सम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कि 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, चाहे जितनी भी संख्या हो, जितनी संख्या है दुनिया में सब में ऐसी संख्या एक जोड़ दें जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। भैया जोड़ दिए तो 1 मिला, फिर 0 जोड़े तो 2 मिला, फिर 0 जोड़े तो 3 मिला, फिर 4 मिला। ये योग का तत्सम हो गया। गुणा का तत्सम क्या होता है? गुणा का तत्सम याद रखेंगे, गुणा का तत्सम मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे 1 हो, 1 में किसका गुणा करें तो वही 1 मिल जाए, 2 में किसका गुणा करें तो 2 मिल जाए, 3 में किसका गुणा करेंगे 3 मिल जाए, तो कहेंगे सर 1 तो 1 मिला, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 मिलेगा, 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 मिलेगा। तो 1 जो होता है वो गुणा का तत्सम होता है और जो 0 होता है वह भाग का मतलब कि जोड़ का तत्सम होता है, योग का। क्रमागत संख्या है मतलब पता है भाई ना, जैसे कि अगर बात करें क्रमागत संख्या 20 का क्रमागत संख्या 4 लिखिए तो 21, 22, 23, 24, 25 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से क्रमागत संख्या है तो सबको पता है भाई, ज्यादा हल्का प्रश्न क्यों करें हम भाई, बेसिक क्लास देख लेना। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए ऑप्शन दिया है निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्याएं हैं, 2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 10 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 50, ऑप्शन नंबर 4 दिया है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो बताओ भैया इसमें क्या बोल रहा है भैया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कौन सा है भैया? पूर्ण संख्या सारे हैं, सारे पूर्ण संख्या हैं और क्या। चलिए इसे बताना है, बराबर है, किसके बराबर होगा ये वैल्यू? 3 गुणे 4 प्लस 5 किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है 3 गुणे 4 प्लस 5 के बराबर है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5 के बराबर है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 3 प्लस 4 गुणे 5 के बराबर है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 4 गुणे 3 गुणे 5 के बराबर। भाई यही होगा राइट आंसर, 3 का गुणा 4 में भी, 3 का गुणा 5 में भी, याद रखना है। अब आपको पता है साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम और एक होता है हमारा कौन सा? साहचर्य नियम होता है, एक और नियम होता है ना भाई, साहचर्य नियम होता है, एक और होता है, फिर आते हैं चौथे पर। साहचर्य नियम होता है और एक होता है, देखना हम उसका बता रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फार्मूला। जैसे बात करें a है प्लस b है बराबर b प्लस a कर लीजिए, कोई चेंजेस नहीं आएगा। a गुणे b बराबर b गुणे a कर दीजिए, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। यह हो गया एक नियम। एक नियम हमारा यह है a प्लस b प्लस c कर लीजिए, बराबर करिए c प्लस b प्लस a कर लीजिए, बराबर कर लीजिए b c प्लस a कर लीजिए, कोई बराबर, सारे के सारे बराबर होंगे। उसी प्रकार से
ए गुणे बी प्लस सी कर लीजिए, बी गुणे सी कर लीजिए, बराबर सी गुणे बी गुणे ए कर लीजिए, बराबर बी गुणे सी गुणे ए कर लीजिए, सब के सब बराबर होंगे। ठीक है भाई, इसे साहचर्य नियम बोलते हैं, या योग का साहचर्य नियम है या गुणा का साहचर्य नियम है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। -1 और -1/2 के ठीक बीच का प्रमेय संख्या बताइए। -1 और -1/2 के ठीक बीच का परिमेय संख्या बताइए भाई। देखिए क्या करेंगे, -1 और -1/2 को प्लस कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, यही बीच की संख्या होती है। -1 का -2 के साथ मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो -2 -1 बटे के 2 बटे के पूरे 2, यानी कि -3 बटे के 4, या दोनों के बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला चलते हैं भाई। अगला बोला है वह संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच दो तिहाई दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है भाई। 3 और 4 के बीच 2 तिहाई दूरी पर, 3 और 4 के 2 तिहाई दूरी पर 3 और 4 के बीच की संख्या निकाल लिया जाए। 3 और 4 के बीच की संख्या क्या होगी, तो 3 + 4/2 कर दीजिए, 4 3 7, 7/2 का क्या बोल रहा है, दूरी पर स्थित। हम प्रश्न लिखते हैं पहले, आप लोग भी करते रहिए। चलिए प्रश्न लिखते हैं फटाफट। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं 3 और 4 के बीच की 2 तिहाई दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। बताइए फटाफट। एक प्रश्न लिखिए भाई। हाँ अगला प्रश्न लिखिए। यह सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी एक बार देख लेंगे, जो देखे हैं फिर से वो देख लेंगे, क्योंकि भैया जरूरी है, जितनी बार देख लो उतनी बार अच्छा है। और 4 सही 3/8 के मध्य एक सातवीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। के मध्य सातवीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। भैया अगला प्रश्न देख लेना, यह तो आसान लग रहा है हमें। 1 सही 3/4 प्लस में 1/7 भाई 1/7 और इंटू कर दिया है 4 होल 3/8, फिर माइनस कर दिया है -1 3/4। सॉल्व करिए फटाफट। तीनों प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं 3 और 4 के बीच की 2 तिहाई दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच की 2 तिहाई दूरी पर, समझ रहे, 2 तिहाई दूरी पर, मतलब 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर 3, 1 मिनट, 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। इनके बीच 2 तिहाई दूरी पर, मतलब इनके बीच 2 तिहाई मतलब 2/3 दूरी पर, 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या कौन सी है यह बतानी है। 2/3 में 1 जोड़ देंगे तो 3/3 आ जाएगा। 1 मिनट में जो 1/3 जोड़ देंगे तो 1/3 जोड़ देंगे तो 3/3 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, मतलब एक संख्या मिल जाएगा हमको। इनके बीच की संख्या क्या होगी आपको पता भैया, 3/2। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इनकी जो बीच की संख्या आएगी 3 4 3 7/2 होगा। 7/2 होगा कि नहीं बीच की संख्या, खुद बताओ आप। 7/2 यानी 3.5 होगा। अब हमको यहाँ से हमने आधा चला है, आधा चल दिया यहाँ से यहाँ, अब हमको कितना चलना है, 1/4 यहाँ से यहाँ तक आधी चलनी है, मतलब इन दोनों के बीच में संख्या जो लेनी है इन दोनों के बीच में लेनी है। पहले यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, पूरा एक संख्या हो गया, मतलब 1/5 हो गया पूरा का पूरा, मतलब 1/2 दूरी हमने चल लिया। अब 1/2 में क्या जोड़ेंगे 2/3 आ जाए, तो कहेंगे सर जी 1/2 में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 2/3 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 3/6, यानी कि हम कितना जोड़ेंगे, 1/6 जोड़ेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन इतना नहीं सोचना है हमको क्या सोचना है, हमको 2/3 दूरी पर जाना है भाई। 2/3 दूरी पर जाना है ना, ध्यान से देखना, नंबर लाइन से ही आप शो कर सकते हो अपने आप को। देखना 3 और 4 के बीच की आधी दूरी हुई
और 2/3 दूरी मतलब कि इतना जाकर इनको छोड़ देना है, इतना छोड़ देना है, इतना छोड़ देना है। मतलब पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ और यहाँ पे आकर यहाँ पर आकर इन दोनों का फिर आधा दूरी ले लेंगे इस तरह से। तो 3 + 4 7/2 हो गया। अब इसके बीच की आधी दूरी 7/2 प्लस में 4 पूरा के बटे 2, यानी कि 7 4 दूनी 8 और प्लस 7 7 से 14 15/8 कितना हो जाएगा, यह दूरी 15/8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यह निकलेगा। अगला चलते हैं, 15/8 राइट आंसर होगा। आपको इसी तरह बताना होगा, पहले इसके बीच के दोनों के बीच की दूरी 7/2 3.5 हो गया। अब इसके बीच की दूरी आ गई इन दोनों के, यह आधा, अब इन दोनों के भी आधे, तभी तो बचेगा 2/3, समझे ना, तब यह वाला दूरी आएगा 15/8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, यह अच्छे। देखिए यहाँ पर 3 है भाई, 1/3 से एक सही 3/4 था, एक सही 3/4 से एक सही 3, क्या बोला है प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा। यह गलत लिख दिया है, हमको लग रहा है ना, यह गलत लिख दिया, 2 बार नहीं लिखना चाहिए था। एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य 7वीं दूरी पर स्थित परिमेय संख्या बताइए। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, 4 एकम 4 3 7/4, या 7/4 हो गया। और यह क्या है, 8 चौको 32, 32 और 3 कितना होगा, 32 3 35, 35/8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 7वीं दूरी पर स्थित। पहले 7/4 होगा, फिर 8/4 होगा, फिर 8/4 के बाद 9/4 होगा, फिर 10/4 होगा, फिर 11/4 हो जाएगा, फिर 12/4 होगा, फिर 13/4 होगा, फिर 14/4 होगा, फिर देखो इस तरह से चलता चला जाएगा। फिर 14/4 के बाद 15/4 होगा, समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 5 6 7, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न चलते हैं। ये तो फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे आया था 4 एकम 4 3 7/4, और यहाँ पे आया था कितना, 8 चौको 32 3 35, 35/8। तो पहले इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14, 14/8 हो गया, यहाँ पर हो गया 35/8। अब करिएगा 14 के बाद क्या आएगा, इन दोनों के बीच बोल रहा है मैं 7वीं दूरी पर, इसके 7वीं दूरी पर, मतलब कि 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 21, ये 21/8 आपका राइट आंसर होगा। अब यह सही है, यह वाला सही है, वो वाला भी सही था, लेकिन इसमें क्या बोला है, पहले हम बराबर करा लेते हैं, क्योंकि इसका हर जो है बराबर नहीं है, तो यह सही होगा अब आपका 21/8। चलिए अगला प्रश्न सरलीकरण करना है, कर दीजिए फटक से। एक सही 3/4, एक सही 3/4 प्लस में एक सही 1/7, 4 सही 3/8 हो गया, 3/8, और प्लस में माइनस कितना होगा, एक सही 3/4 दिया हुआ है ना। करिए सॉल्व भाई, देखिए चुटकी में होगा 4 एकम 4 3 7/4 हो गया, और प्लस में 1/7 होगा, यहाँ पे 8 चौको 32 3 35, 35/8 हो गया, माइनस 4 एकम 4 3 7/4 हो गया। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, पहले यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे 2 गुणा, यानी कि 35/8, 35/8 माइनस 14/8। तो 35 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21/8 हो गया। यहाँ पर गुणे 1/7 है, और प्लस में 4 7/4 है। तो देखिए भाई यह कटेगा नहीं, 8 दूना 16, यानी कि 7/4 प्लस में 21/16 कर लीजिए, 21/16 यानी कि 4 चौके 16, 7 चौक 28, 28 प्लस 21/16 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया, 49/16 राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं समीकरण और सौर समीका में क्या अंतर है, ध्यान से देखना, पहले अच्छे समझ लीजिएगा। यह हमने बेसिक में करा दिया है भैया, बेसिक में सारी चीजें हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए समीकरण और सौर समीका में एक मात्र अंतर है, समीकरण जो बनता है, समीकरण किसी एक वैल्यू के लिए फिक्स होता है। जैसे बात करें x² प्लस में 1 बराबर 2 हमको लाना है, ठीक है ना, और हमको पता है x² प्लस में 1 इंटू x बराबर x इंटू x प्लस 1। बताइए, जो समीकरण होता है वो किसी एक वैल्यू के लिए फिक्स होता है, एक वैल्यू के लिए या ज्यादा ज्यादा 2 वैल्यू के लिए बराबर वैल्यू आता है ना। लेकिन जो सौर समीका होता है वो किसी भी वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर आ सकता है। देखिए अगर एक x की वैल्यू 1 रख दें तो भी 1 एकम 1 और 1 एकम 1 2 आ गया। यहाँ पर देखना, 1 यहाँ पे रखें या 1 यहाँ पे, तभी 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 रख दें तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 2 4, 4 2 6 आ गया। यहाँ पे देखना 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे, 2 1 3, 3 दूना 6 हो गया। इस प्रकार से किसी भी वैल्यू के लिए सौर समीका जो होता है किसी भी मान के लिए प्रूफ होता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमको 2 लाना है तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही रखना होगा हमको। अगर x बराबर 2 रख देते हैं तो ये वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगा, इससे नॉट सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाई नहीं करना।
करेगा ना, केवल x बराबर 1 पर ही सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू केवल 1 ही होनी चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। इसमें चाहे जो अंक रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, 4000 रख दो, सब में बराबर आ जाएगा। तो सर्व समीकरण क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होने के लिए किसी भी वैल्यू के लिए बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो समीकरण होता है किसी एक या दो वैल्यू के लिए वो फिक्स होते हैं। ठीक है भाई ना, 3 भी हो सकता है, मतलब लिमिट होता है उसका, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए लिमिट होता है, लेकिन इसको नहीं संतुष्ट करने के लिए लिमिट होता है, ये चाहे जितना चाहे जो नंबर लग दो वो संतुष्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न को करिए फटाफट, चलिए करिए भाई, आधे घंटे व्यतीत हो चुके हैं। बताइए सौर समीकरण है कि नहीं, आप खुद बताना है इसको। 3x x + 1 बराबर में 3x स्क्वायर प्लस में 3x, बताइए यह क्या है, सौर समीकरण है कि क्या है, आप खुद बताइए। x स्क्वायर - 1 बराबर 4, बताइए क्या है, सौर समीकरण है कि समीकरण है। 5x - 1 बराबर 14, बताइए क्या है, सौर समीकरण है कि समीकरण है। अगला प्रश्न 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 2x + 1 का होल क्यूब, बताइए सौर समीकरण एक समीकरण है भाई। आपको हमने बता दिया है भैया, x मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक मिनट रुक जाना, यहाँ पर क्यूब लगा लेना, यहाँ पर क्यूब लगाना, यहाँ पर क्यूब लगाना, ठीक है ना, यहाँ पर क्यूब लगाना, क्यूब a प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। ठीक है ना, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इस बात को याद रख लेना। अगर आ जाए x प्लस 1/a बराबर 2 दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी 2 होगी, याद रख लेना है। x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, याद रख लेना है। x के पावर n प्लस 1 में x के पावर में n की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी 2 होगी, क्योंकि x प्लस 1 x की वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 ही सेटिस्फाई करेगा हमेशा और हमेशा, इसलिए x की पावर चाहे जो हो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है भाई, और कोई फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला हैं लेकिन इतना आप याद रखेंगे ये सारे। चलिए उसको देखिए भाई, इसमें देखना यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यह सौर समीकरण है हमारा। x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 यह हमारा समीकरण है, क्या है, समीकरण, यह समीकरण है, यह सौर समीकरण है, सौर समीकरण। इसमें क्या है 5x माइनस 1, यह भी हमारा समीकरण है, क्या है, समीकरण है, समीकरण। इसमें देखना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x 2 दूनी 4x, यह भी हमारा सौर समीकरण है, क्या है, सौर समीकरण है, याद रखना है। ठीक भाई, सौर समीकरण और समीकरण आप पहचान ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हल बताइएगा, x प्लस 7 बराबर 14 का हल बताइए, x की वैल्यू बताइए। x माइनस 9 बराबर 3, इसका हल बताइए, इसका हल बताइए, बताइए हल बताइए भाई, हल बताइए इसका। 5x प्लस 4 बराबर 3x, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8, इसका हल बताइए, फटाफट बताइए भाई, बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, बस इतना ही है, इसको बताइए। हम आ गए अगले नेक्स्ट पर, यह प्रश्न बताइए, मूल्यांकन करिए। x प्लस 8 बराबर 27 है, इसकी वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से x का मान बताइए, यानी 2x अपन में 3 बराबर 6, इसमें x की वैल्यू बताइए। और एक यहाँ पे प्रश्न दिया है x अपन में 2 माइनस 1 बराबर 2, इसमें बताइए। चलिए बताइए भाई, छापिए, यह भी चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर क्या है आपका, अगला चैप्टर क्या है, अच्छा अभी और है प्रश्न इसमें, उसको भी देख लीजिए। जैसे बात करें भैया x प्लस 1 में x बराबर 2 है, तो बताना है आपको x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर की वैल्यू, अभी तो बताया 2 हो जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है। अगला प्रश्न 51 का होल स्क्वायर सौर समीकरण विधि से करिए, 99 का होल स्क्वायर सौर समीकरण विधि से करिए, 95 का होल स्क्वायर सौर समीकरण विधि से करिए, सौर समीकरण विधि से करना है भैया। अब यहाँ पे दिया, अगला प्रश्न दिया है x माइनस 1 में x बराबर 3/2 3/2, तो बताना है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, चलिए पहले इसको देख लीजिए। x प्लस 7 बराबर 14 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x माइनस 9 बराबर 3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ठीक है ना। 5x + 4 = 3x + 8 है, तो 3x को इधर करिए, 4 को इधर करिए। जब 3x इधर आएगा तो 5x - 3x = 8 - 4 होगा, यानी कि 2x बराबर कितना होगा, 4 होगा। x बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसमें देखिए x + 8 = 27 है, यहाँ से x बराबर कितना निकाल लेंगे भैया, 27 है, यानी कि 19 आ जाएगा। 8 को इधर लाकर माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2 एकम 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये -1 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूना 6 आ जाएगा। इसमें देखना x + 1/x = 2 है, तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x² + 1/x² प्लस में 2 बराबर 4, यानी कि x² + 1/x² बराबर 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से लगाते हैं प्रश्नों को। चलिए, स्पीड रहेगा तो सब कुछ आप कर ले जाएंगे फटाफट। देखिए 51 को सर्वसमीका विधि से करना है। 51 को तो क्या करेंगे, 50 प्लस में 1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 50 × 1, तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस में 1 प्लस में 5 दूना 10, यानी कि 100 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2601 राइट आंसर होगा। ठीक है ना। 99 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 100 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, 100 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 × 100 × 1, तो कर लेंगे 100 का स्क्वायर मतलब कि 10,000 प्लस में 1 माइनस में 200 जब 10,000 में से माइनस करेंगे तो 9,800 आएगा। 9,801 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 वाला आप अपने आप करिए। 95 वाले आपके लिए होमवर्क है भैया, करिए उसे। अगला प्रश्न देखिएगा, x - 1/x = 3/2 है, x - 1/x = 3/2 है, 3/2 है, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कर लेंगे तो कितना होगा, x² + 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में माइनस 2 × x प्लस में x × 1/x बराबर 3 3 9 बटे 4 हो गया। यह वाला इससे कट जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर कितना आ गया, 9/4 प्लस में 2, तो 4 दूनी 8, 9 + 8 9 + 8/4, 8 8 16 17/4 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, छाप लीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, त्रिभुज की तरफ आ गया है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 मिलीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बता देंगे भाई, आसान प्रश्न है, क्योंकि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, हमने बताया भैया कल वाला। अगर आज दोपहर वाला क्लास आपने नहीं देखा है महामैराथन, तो देख लीजिए उसे, 3rd सेमेस्टर का भले हो लेकिन देख लीजिए उसे। देखिए 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं भैया, एक होता है समकोण, एक होता है समबाहु त्रिभुज समबाहु, एक होता है विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु, जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, समद्विबाहु। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगा, इसमें सारे भुजा बराबर हो जाएंगे। ये होता है समकोण, जिसमें A B C कर सकते हैं। जो इसका ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 × A × B हो जाएगा। जो इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा √3/4 A का स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसका एरिया होगा विषमबाहु त्रिभुज का, वो होता है अर्ध परिमाप वाले निकालते हैं, A + B + C/2 होगा। और इसका जो एरिया हो जाएगा S - A, S - B और S - C, यह हो जाता है। छाप लीजिए भाई। यह मत कहिएगा सर बहुत फास्ट है, भाई प्रैक्टिस चल रहा है आपका ना, तो आपको फास्ट बहुत स्लो करना है, तो आ जाओ बेसिक में। अब इसमें क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का एक फार्मूला होता है B/4 रूट में 4 A² - B², यह हो जाता है। इसको छाप लीजिए। ठीक है ना, यह चीज़ होता है। सम किसका है भैया, यह है हमारा समद्विबाहु का है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, जो भी करना है इसके साथ सारा चीज़ आप कर डालिए। चलिए भैया, यह हो गया समबाहु, समद्विबाहु, है ना, समकोण हो गया, विषमबाहु हो गया। हाँ ठीक है ना। चलें आगे, बताइए भाई। यह आप लिख लेंगे B/4 4A² - B²। ठीक है। चलिए, यहाँ B क्या है, B इसको ले लेते हैं, B या B है, C की बात करेगा तो यहाँ पर C हो जाएगा बस। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देते हैं, आप लोग लगाइए प्रश्नों को लगाइए भाई। 5वां चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं और कम समय है, फटाफट खत्म करते हैं। चलिए फटाफट लगाइए। एक त्रिभुज जो आ रहा है उसको छोड़ते चलेंगे। एक त्रिभुज
एक त्रिभुज का आधार कितना दिया है, का आधार कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 15 मिलीमीटर दिया है। अच्छा 15 मिलीमीटर दे दिया है, 15 मिलीमीटर दे दिया है। तो क्षेत्रफल बताइए, तो एरिया बताइए। भाई कर सकते हैं आराम से, करिए फटाफट। एक और दिया है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग भुजा कितना दिया है भैया, 1.5 दिया है। तो एरिया पूछ रहा है, बता दो भैया, सब बता दोगे आप। एक आयत की लंबाई दिया है, एक आयत की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई जो दिया है b वो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बता दीजिए भाई। चौथा प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, एक वर्गाकार मैदान की एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है, 28 मीटर है। यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा जाए, मतलब कि बोला जा रहा है कि कितने मीटर का, यदि मैदान के अंदर उसके चारों भुजाओं की तरफ, चारों भुजाओं, इसका फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चारों भुजाओं के साथ कितना भैया, 2 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ा जाए, 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए छोड़ा जाए। तो बताना है भैया कि जो छोड़ा गया स्थान है उसका एरिया बताइए। जो छोड़ा गया स्थान का एरिया, स्थान का क्षेत्रफल बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आधार दिया है, हाइट दिया है त्रिभुज का 1/2 गुणिये 5 सेंटीमीटर। अब पता है मिलीमीटर में, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे हमको आना है, तो हम क्या करेंगे, जब उल्टा आना होता है तो भाग दे देते हैं 10 का भाग दे देंगे। अब करिए भैया, कितना होगा, 15 पचे कितना होगा, 5 5 75 हो गया, बटे 20 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, काट लेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 3 6, 2 3 6, एक बचेगा 2 7 14, और 2 5 2 3 6, एक बचा 2 7 14 हो गया, बचा कितना, 2 5 10, यानी कि एक 10 नीचे भी है, यानी कि राइट आंसर 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा ना। छाप लीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वर्ग की भुजा दिया है 1.5, आपसे बोला भाई एक वर्ग है जिसकी भुजा 1.5 है, तो एरिया बता दीजिए। तो 1.5 गुणे 1.5 तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 225, यानी कि 2.25, राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं। भैया मात्रक जरूर लिखेंगे, अगर मात्रक हमारा नहीं दिया है तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, एक आयत की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। लंबाई दिया है कितना, 4, चौड़ाई दिया है 2, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल भैया, 2 गुणे 4, एक मिनट 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला, एक वर्गाकार मैदान है, इस प्रकार से। इस मैदान में उसकी भुजा कितनी है, 28 है, इधर भी 28, इधर भी 28, इधर भी 28, इधर भी 28, सब तरफ 28 है। लेकिन बोला एक स्थान छोड़ा जाए अंदर की तरफ ऐसे, जो हर तरफ 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, सब तरफ 2 2 छोड़ दिया जाए, तो इस स्थान का क्षेत्रफल बताइए जो छोड़ा गया है। तो भैया इसके लिए एक फार्मूला आता है, बता देते हैं। जो बड़ा वाला है, अगर भुजा ए है, ठीक है, भुजा ए, आप या फिर आप कर सकते हैं पूरे का एरिया निकाल लीजिए, 28 गुणे 28, ठीक है। उसके बाद यह देखिए 2 हमने कम कर दिया, हर तरफ से 2, जब इधर से 2 कम किया, इधर से भी 2 कम किया, यानी कि 2 इधर 4 कम हो गया। तो 28 में से जब 4 कम करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, ये 24 हो गया, और यह भी 24 हो गया। भाई इधर भी 4 तो कम होगा, इधर भी 4 कम होगा, इधर भी, और इधर भी 4 कम होगा, दोनों तरफ 2 2, मतलब 4 कम हुआ टोटल। तो अंदर वाला जो वर्ग बन के आएगा 24 गुणे 24 का, 24 गुणे 24 का। बस अब एरिया निकाल दीजिए। देखिए इसका बचा हुआ एरिया आ गया। 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आपको पता है भैया 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 784 हो जाता है। 784 माइनस 24 का स्क्वायर 500, 4 चौके 16, 576 हो जाता है। तो इसको माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 माइनस 6
14 माइनस 6 कितना बचा, 8 बचा, यहाँ बचा 7, 7 7 गया 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, 208 मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलिए आगे चलते हैं। अब टैली वाला आ गया है, टैली वाला छोड़ देते हैं, उसका आप वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर बहुत आराम से उसका बहुत सिंपल तरीके से कराया गया है। अब आ जाते हैं भैया 12वां इकाई, इकाई नंबर 12 की तरफ। देख लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने कराया है इसी में से छपने वाला है। अच्छे तरीके से रिवाइज कर 2 से 3 बार इसे देखकर आप जाएंगे। अब बैक नहीं लगा क्या ना, है सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता समरूपता का मतलब होता है, जैसे कोई त्रिभुज, हम 2 त्रिभुज ले लिए, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया हमने छोटा सा। इसमें क्या होता है, यह साइड अगर हमारा मान लीजिए 5 दिया हो या फिर 25 दिया हो, ये साइड मान लेते हैं 25 और 16 दिया हो, यह साइड दिया हो कितना दिया हो, 9 दिया हो, है ना, 9 दिया हो, तो 25 का ही जस्ट मतलब कि 25 का ही जस्ट लगभग बराबर, यानी कि अगर ये 5 कर दें, यहाँ पर देखिए हम 5 9 45 ले लेते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 4 चौके 5 चौके 20 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5 हो या 4 हो या 9 हो, तो आप खुद देखिए कि यह भले ही छोटा हो देखने में, लेकिन इसके रेशियो में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है ना भाई। 5 का 5 पचे 25, 5 9 45, 5 चौके 20, अगर सब में 5 से गुणा कर दें हम लोग तो मतलब क्या होगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 5 गुना कम है। इसका अगर एरिया होता है 25 तो इसका क्या होगा, एरिया 5 होगा, यही तो होगा भाई, क्योंकि 5 गुना कम है तो एरिया भी 5 गुना कम ही आएगा, एरिया 5 पचे 25 गुना कम आ जाएगा। तो याद रखना 25 गुना कम आएगा, मतलब अगर इसका एरिया 25 है, मान लेते हैं इसका एरिया 125 है, तो इसका 25 गुना कम यानी 5 आएगा, क्योंकि 5 भुजा कम है तो एरिया कितना कम आएगा, 5 पचे 25, 25 गुना कम आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। जैसे बात करें एक त्रिभुज है, इसमें अगर बीचों बीच एक लाइन खींच दें, या ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया या डी हो गया या ई हो गया, बोला जाए ए और बी का मिड पॉइंट डी है और ए और सी का मिड पॉइंट ई है, तो यह वाला जो डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है मान लेते हैं हम ए है, तो यह वाला डिस्टेंस कितना होगा, a/2 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। अगर यह पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, b है, तो यह वाला डिस्टेंस b/2 आएगा, b/2 आएगा, इसका जस्ट हाफ आएगा, है ना। तो मतलब जो यह वाला एरिया, यह वाला साइड है हमारा, अगर ये c है तो ये c/2 आएगा, मतलब जो यह एरिया है छोटे वाले का एरिया है वो बड़े वाले एरिया का एक तरह से कह लीजिए कि कितना आएगा, 4 गुना कम होगा। समझ रहे हैं ना, अगर बड़े वाले पूरा त्रिभुज का एरिया 4 आता है तो छोटे वाले का त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 4 गुना कम, यानी 1 आएगा। इस तरह से होता है, तो याद रख लेंगे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मतलब कि अगर हम इसमें रेशियो निकालें तो छोटा वाला बटे पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला कितना है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी, ए बी, ए से बी बटे ए से डी, ए से डी, यह रेशियो है, लिख लीजिए, यही सर्वांग समता है। अब ए से सी, ए से सी बटे के ए से ई, ए से ई हो गया, ठीक है। अब बी से सी, बी से सी बटे के डी से ई, डी से ई हो गया। इस चीज़ को छाप लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। इसी प्रकार से सर्कल में भी, इसी प्रकार से वर्ग में भी, इसी प्रकार से उसमें भी। बस इसमें आपसे पूछा था यही कि बताइए सर्वांग समता क्या होता है, त्रिभुज सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता मतलब जिसके सारे अंग लगभग बराबर हो जाते हैं उसे सर्वांग समता कहते हैं। कोण भी बराबर हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, यह एंगल इस एंगल के, मतलब यह वाला एंगल जो है इसके सामने वाला एंगल इसके सामने के एंगल के बराबर होगा, चाहे जितना छोटा बन जाए लेकिन एंगल बराबर आएगा। इसके सामने का एंगल यह इसके सामने का एंगल के बराबर होगा यह। इस तरह से सर्वांग समता है। इसमें कुछ प्रश्न नहीं आता है, बस आपसे सर्वांग समता का नियम पूछता है, क्या होता है सर्वांग समता का नियम। और बेसिक क्लास देखना है तो बेसिक में आप आइए, देखिए, यह सर्वांग समता का नियम है। बस कहानी खत्म। और पैसा हजम, यह था पूरा का पूरा महामैराथन, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने समाप्त कर दिया। सेकंड सेमेस्टर का पूरा मैथ का सुबाड़ा साफ, ठीक है। इसको देखिए 10 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार देख सकते हैं देखिए और रिवाइज करिए। धन्यवाद।